खाद्य सुरक्षा। चल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चल हमने पढ़ा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ी थी आपकी। साथ ही आपने ट्राइफेड पढ़ा था, नाफेड पढ़ा था, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड। 1987 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन कार्य करना शुरू किया 1988 से। कौन है? ट्राइफेड। ट्राइफेड का काम क्या था? मार्केटिंग उपलब्ध कराना उनके लिए और उनको स्थानीय साहूकारों जमींदारों के शोषण से बचाना। मेन मोटिव क्या था? जो जनजातीय लोग हैं, जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, जिनके पास भी हुनर है, उत्पाद है, उनके उत्पाद का उनको सही मूल्य मिले और स्थानीय जो जमींदार, जो साहूकार या जो कहिए कि आपके सामान को खरीदने बेचने का काम करते मध्यस्थ बिचौलिए, इनसे उनके शोषण को बचाना, उनका शोषण न करें। इसीलिए क्या बना था? ट्राइफेड। हम बता सकते हैं कहाँ से? मैंने फुल फॉर्म याद करिएगा। ट्राइबल्स कोऑपरेटिव फेडरेशन और भूल गए। वाह, इतना फास्ट न कर। कह रही नहीं मैं, मतलब नहीं भूले हैं, फिर देख के क्यों बता रहे हैं? आप देखे हैं तो फिर से एक बार बता दीजिए, बाकी सब लोग सुन लें। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है ट्राइफेड का फुल फॉर्म। और नाफेड का क्या था? याद नहीं हो रहा है? इतना मुश्किल कहाँ है? क्या? हाँ? कब हुआ था स्थापना? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो किस लिए बनाया गया था? नाफेड किस लिए बनाया गया था? पढ़े नहीं है आप लोग? 1 घंटा जो बैठ के वेट कर रहे थे मेरा, उस दरमियान ही रिवीजन कर लिए होते तो भी कुछ काम आता था। पढ़े थे? भूल गए। केवल इंतजार ही कर रहे थे। फिर से जाके पढ़िएगा। और इसके अलावा हमने पढ़ा था बफर स्टॉक। यस। बफर स्टॉक में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? खाद्य संग्रहण। बताइए। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं बता पाएंगे आप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? वंचित किस लिए वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई थी? पीडीएस। वंचित वर्ग के लिए खाद्य सामग्री प्रदान करना, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ओके। खाद्य ठीक, कीमतों में वृद्धि रहे वृद्धि को कम करने के लिए, वेरी गुड, एकदम सही, कंट्रोल करने के लिए कीमतों को। और बस आर्थिक संसाधनों पॉइंट में की सिमट गए आप लोग। हाँ, आर्थिक संसाधनों को स्थिरता प्रदान करने के लिए, संसाधनों को स्थिरता प्रदान करने के लिए, कीमतों में मुद्रास्फीति को कंट्रोल Yes. करने के लिए, और इसके अलावा और कुछ है? वंचित वर्गों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के किसानों को लिए, सही सस्ती मूल्य कीमतों दिलाने में। के लिए। Yes. ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट है। अगर ऐसे नॉर्मली सोचेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है इसमें रटना ही नहीं। खाली एक बार सोचिए किसानों को क्या फायदा होगा, गरीबों को क्या फायदा होगा, सरकार इससे और क्या क्या चीजें नियंत्रित कर सकती है। बस विचार कर लीजिए, पढ़िए, फिर उसको बस दिमाग से सोचिए, रटिए नहीं। आप हमारी जो पढ़ने का और पढ़ाने का जो पद्धति है ना, वो रटाने वाला है। टीचर्स बोल देते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं, फिर उसको रटते हैं नहीं। उसको समझिए, लाया क्यों गया ये, क्या इससे फायदे हैं, किस किस को फायदे हैं, विचार कीजिए। जब आप सोचेंगे ना, उसको समझ लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। फिर आपको ये नहीं रटना पड़ेगा कि क्या क्या था, बस आपको अपने आप याद आ जाएगा कि इससे किसानों को फायदा है, इससे गरीबों को फायदा है, इससे सरकार अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, इससे सरकार कोई भी सूखा अकाल इस तरह की प्राकृतिक आपदा आए तो उससे बचाव के लिए रखती है, इससे मूल्य में वृद्धि ना हो, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, ये सब ध्यान रखती है। ये सब चीज़ों को आप बस बहुत हल्के में लेकर के याद कर सकते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगी, कंट्रोल करती है, कीमतों को कंट्रोल करती है, बहुत सारी चीज़ें। साथ ही उसके पास स्टॉक रहता है पर्याप्त तो वो बाहर विदेशों को निर्यात भी कर सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही नुकसान में मैंने बताया था कि अतिरिक्त रख रखाव में खर्चा आता है, भंडारण में खर्चा आता है, और इसके लिए प्रशासनिक जो लगता है ढांचा उसमें खर्चा आता है। बहुत सारा पैसा इसमें सरकार का इन्वेस्ट हो जाता है। और हाँ बेटी,
हाँ नहीं हो पाता है तो सड़ जाती है। कभी कभी ज़्यादा अगर वो स्टोर कर लेते हैं तो खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है, जिससे खाद्यान्न मुद्रास्फीति आती है। तो हानियाँ भी हैं और लाभ भी हैं, मैंने आपको दोनों बताया था। बिल्कुल रटना नहीं है, रटेंगे ना तो भूल जाएंगे, उसको समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अच्छा, आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से शुरू हुआ था? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मैंने कहा था पहले तो सरकार सभी को देगी, उसके बाद लक्षित, हाँ 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की कि अब हम ऐसे केवल परिवारों को भी देंगे अनाज या खाद्यान्न जो वास्तव में उसके लिए योग्य है, जिनके पास वास्तव में पूंजी नहीं है। और एक आपका अंत्योदय अन्न योजना भी था जो सन 2000 में शुरू हुआ था, जो सबसे निचले पायदान पे, जो सबसे गरीब हैं ऐसे लोगों के लिए योजना लाई गई थी, जिनको सस्ते दर में 35 किलोग्राम पर महीना, पहले 25 किलोग्राम था, बाद में 35 किलोग्राम पर महीना इसका कर दिया गया था। अमाउंट कितना आप ले सकते हैं। साथ ही आपने बफर स्टॉक देखा था, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? बफर स्टॉक का उद्देश्य क्या है, बफर स्टॉक के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये भी मैंने बताया था। उद्देश्य बता सकते हैं बफर स्टॉक का? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ मूल्य स्थिरता लाना, बिल्कुल सही है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, सही है। और गरीबों को खाद्य उपलब्ध कराना, खाद्यान्न उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। ये सारे क्या है? उद्देश्य हैं। बाकी भाई मूल्य के गिरने पर बफर स्टॉक अगर नहीं रखेंगे तो मूल्य गिर जाएगा उत्पादन बढ़ने पे, और अगर बफर स्टॉक की अगर नहीं खरीदेंगे तो मूल्य बढ़ जाएगा, जब उत्पादन कम होगा तो उसी स्टॉक से वो बाहर निकाल के ताकि फिर मार्केट में खाद्यान्नों की उपलब्धता हो सके। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हेडिंग कीजिएगा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। हाँ बेटे, नया चैप्टर खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, नया चैप्टर। खाद्य सुरक्षा, इसमें नोट कीजिएगा, खाद्य सुरक्षा वह अवस्थिति है जब, खाद्य सुरक्षा वह अवस्थिति है जब, खाद्य सुरक्षा वह अवस्थिति है जब स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन यापन के लिए, स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पोषक खाद्य की, पर्याप्त सुरक्षित एवं पोषक खाद्य की, पर्याप्त सुरक्षित एवं पोषक खाद्य की, एवं पोषक खाद्य की उपलब्धता और इसकी सुगम, उपलब्धता और इसकी सुगम पहुंच सुनिश्चित हो, उपलब्धता और इसकी सुगम पहुंच सुनिश्चित हो। यानी कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या हो गया? जब इंसानों के पास पर्याप्त, यानी कि जितना उनको जरूरत है उतना खाद्यान्न मिले, जिसमें वो सुरक्षित भी होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होना चाहिए, पोषण युक्त भी होना चाहिए। अगर ये चीजें सुनिश्चित हैं तो क्या है, आपका खाद्यान्न सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, आप एक टाइम का भोजन कर रहे हैं, ये जो भोजन मिल रहा है वो पोषण युक्त नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कि अगली बार मिलेगा कि नहीं, नेक्स्ट सुबह मिलेगा कि नहीं, तो आपका खाद्यान्न सुरक्षित नहीं माना जाएगा या खाद्य सुरक्षित नहीं है। बात समझ में आ गया? ये इसका डिफिनेशन। अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, वो खींचेगा। इसके दो पहलू हैं, मात्रात्मक पहलू और गुणात्मक पहलू। मात्रात्मक पहलू, अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी होगी। मात्रात्मक पहलू, मात्रात्मक पहलू
खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके। अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके। यानी कि मात्रात्मक पहलू तब इसका सही माना जाएगा जितना डिमांड है उतना अगर सप्लाई है तो इसका मतलब मात्रात्मक पहलू इसका सही है। अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके। गुणात्मक पहलू जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएं। गुणात्मक पहलू जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएं पूरी की जा सके। जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएं पूरी की जा सके। जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएं पूरी की जा सके यानी जो जनसंख्या है उसकी जो आवश्यकता है पोषण की वो पूरी हो सके। ये ना हो कि सिर्फ उनका पेट भर रहा है, वो खाद्य पदार्थ पोषक युक्त भी होना चाहिए। यानी कि हमारे शरीर को जो जरूरत पड़ती है ना आयरन, कैल्शियम, जिंक या बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स की, वो सारी चीजें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वो पोषण युक्त है तो क्या है, वो फिर गुणात्मक पहलू को दर्शा रहा है। और अगर उतना है जितना हमें चाहिए तो मात्रात्मक पहलू को दर्शा रहा है। यानी कि भोजन हर किसी के पास होना चाहिए और उसमें सुरक्षा भी होना चाहिए, साथ ही वो पोषण युक्त भी होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या, मात्रा और गुण दोनों उसमें पाए जाने चाहिए। मात्रा भी हो और उसमें क्वालिटी भी हो, तब ये आपका क्या है, फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है। हेडिंग कीजिएगा। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों? खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों? खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों? क्यों है खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण या भारत के लिए महत्वपूर्ण? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो भारत जैसे देश के लिए खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? एक दो पॉइंट बता सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण? जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन हमारे पास जो भूभाग है जितने हम लोग खेती करते हो तो सीमित है ना। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कुछ? एकदम सही है। गरीबी है हमारे यहाँ, कुपोषण के शिकार है लोग यहाँ। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगा तो ऐसे गरीबों का भरण पोषण कैसे होगा? ऐसे अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगा तो जो कुपोषित लोग हैं उनको सुपोषण कैसे मिलेगा, सुपोषित कैसे होंगे? अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगा तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है हमारी उसका भरण पोषण कैसे होगा, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगा तो ये आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है कि एक साथ हम 2 तरह की सब्जियाँ, 3 तरह की सब्जियाँ, साथ में चटनी, सलाद, दाल, चावल और पापड़ सब खाते हैं, वो कैसे होता है? अमीरों के यहाँ ऐसे होता है ना, एक साथ बहुत सारे भोजन टेबल पे लगाए जाते हैं और फिर वो कई वैरायटी के भोजन करते हैं। टेस्ट भले किसी का ना है लेकिन वो खाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारी जो आदतें बदल रही है वो कैसे होंगी पूरी अगर हमारे पास खाद्य सुरक्षा नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप स्वतः से बता सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे लिए जरूरी क्यों, ठीक ना? तो इसमें पहला हेडिंग कीजिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या सुरक्षा क्यों है? पहला पॉइंट, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं वो नोट कराना है, इसलिए हेडिंग करवाया, वो नोट कर लीजिए, बाकी तो समझ जाएंगे, समझा दूंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2010 में 6.9 बिलियन थी। 2010 में 6.9 बिलियन, 6.9 बिलियन थी।
एवं विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप एवं विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप तीव्र वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यह 2050 में 9.6 बिलियन यह 2050 में 9.6 बिलियन 9.6 बिलियन पहुंच जाएगी, 6 बिलियन पहुंच जाएगी और 2100 में 10.9 बिलियन पहुंच जाएगी और 2100 में 10.6 बिलियन पहुंच जाएगी। अरे सॉरी 2100 समझ में आ रहा है? यहाँ का 2100 मतलब समझ रहे ना, 2000 के बाद जो शुरू होगा वो आपका क्या होगा 21। तो वही है 2100, ये नहीं रहेगा 2100 में आपका 10.6 बिलियन पहुंच जाएगी। अरे 10.9 बिलियन 6 में कर दिया 10.9 बिलियन सही कर दिया। पहुंच जाएगी मतलब हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से। आप देख रहे हैं 2010 में 6.9 बिलियन थी, 2050 पर 9.6 बिलियन होने की संभावना है और 2100 तक आपका 10.9 बिलियन हो जाएगी जनसंख्या। अब अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो आपको खाद्य सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जमीन तो बढ़ नहीं रही है, लैंड तो बढ़ नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप खाद्यान्नों का वितरण, स्टॉक, फिर उसको परिवहन, उत्पादन, इन सब पे ध्यान नहीं देंगे, खाद्यान्नों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतें कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन लैंड नहीं बढ़ रहा है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्नों की जरूरतें हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके, सही से भंडारण करके, समय से वितरण करके, परिवहन करके, इन सभी चीज़ों से ही उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है खाद्यान्न सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों, तो ये फैक्ट बता रहे हैं कि ये इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, पहुंच जाएगी। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं के लिए, इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं के लिए, जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका पोषण, पोषण की समस्या। दूसरा जो हेडिंग है वो है आपका कुपोषण की समस्या। इसमें भी कुछ फैक्ट है, बाकी तो कुपोषण क्या है वो तो आप समझ ही जाएंगे। फैक्ट के आधार पर जब समझेंगे या देखेंगे तो आंसर बहुत अट्रैक्टिव होता है। नोट कीजिएगा इसमें, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार विश्व में 821 मिलियन व्यक्ति, विश्व में 821 मिलियन व्यक्ति, 821 मिलियन
व्यक्तियों में से एक, अर्थात प्रत्येक 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, प्रत्येक 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को रात को खाली पेट सोना पड़ता है। प्रत्येक 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को रात को खाली पेट सोना पड़ता है। और प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है। और प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है। और प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है। यह एक अत्यधिक गंभीर चिंता का विषय है। यह एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, हेडिंग कीजिएगा नोट, अत्यंत गंभीर चिंता का विषय। नोट हेडिंग कीजिएगा, नोट में लिखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। भूख से निपटने के लिए आज भारत में रोटी बैंक की पहल। भूख से निपटने के लिए आज भारत में रोटी बैंक की पहल मजबूत होती दिख रही है। आज भारत में रोटी बैंक की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। बैंक की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। इसके तहत रेस्तरां, क्लब और पार्टी में बचा हुआ भोजन एकत्रित किया जाता है। इसके तहत रेस्तरां, क्लब और पार्टी में बचा हुआ भोजन एकत्रित किया जाता है। इसके तहत पार्टी, क्लब, रेस्तरां से बचा हुआ भोजन एकत्रित किया जाता है और उसके खराब होने से पहले उसे गरीबों में बांट दिया जाता है। और उसे खराब होने से पहले गरीबों में बांट दिया जाता है। और उसे खराब होने से पहले गरीबों में बांट दिया जाता है। तो ये पहल अच्छी है ना, सराहनीय है। आप देखते हैं आपके यहाँ शादी, पार्टी या इस तरह का कोई भी फंक्शन होता है तो भोजन बहुत ज़्यादा बचता है। अतिरिक्त भोजन जो बचता है उसको गरीबों में बांटने का काम कौन करता है? रोटी बैंक। वहाँ के कर्मचारियों को फोन कर देंगे कि आप आइए और जो अतिरिक्त भोजन है वो ले जाइए। भोजन खराब होने के पहले वो ले जाकर के गरीबों तक बांटने का काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी शुरू में, लेकिन अभी क्या बहुत लिमिटेड है। आपके बस्ती जैसे शहरों में तो ऐसी चीज़ें अभी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। जबकि ऐसी चीज़ें पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जो खाद्यान्न है, जो कि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बात हो रही है, तो 9 में से एक व्यक्ति भूखा सोता है, 3 में से एक व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है। और भारत में बात करेंगे तो स्थिति और खराब है। ये तो पूरे वर्ल्ड लेवल का एवरेज निकाला गया है। तो सोचिए अगर स्थिति ऐसी है कि 9 में से एक व्यक्ति आज भी भोजन नहीं पा रहा है और 3 में से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आज भी अल्प पोषण का शिकार है, उसे पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है कि नहीं? और इंडिया में तो दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या और सबसे ज़्यादा कुपोषित जनसंख्या रहती है, तो हमारे लिए तो ये स्थिति और भी ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, कृषि उत्पाद पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि उत्पाद पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि उत्पाद पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि उत्पाद पर अत्यधिक निर्भरता यानी कि चाहे कोई शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, पेट किससे भरेगा? कृषि उत्पाद से ही भरेगा। और कृषि उत्पाद से जो भी चीजें उत्पादित होती हैं, अगर उसको हम सही तरीके से नहीं स्टोर करेंगे, नहीं भंडारित करेंगे, नहीं परिवहन करेंगे, नहीं
संरक्षण करेंगे तो खाद्य सुरक्षा नहीं सुनिश्चित हो पाएगा। तो चूंकि हमारी निर्भरता किस पे है, कृषि पर बहुत ज़्यादा है और कृषि के जो उत्पाद हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं। अगर उनको सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो समस्या होगी। तो सही है, इसमें 2 लाइन लिखिएगा। भूमि एक सीमित संसाधन है, भूमि एक सीमित संसाधन है, कृषि भूमि को ज्यादा मात्रा में बढ़ाया नहीं जा सकता। भूमि एक सीमित संसाधन है, कृषि को ज्यादा मात्रा में बढ़ाया नहीं जा सकता या कृषि भूमि को ज्यादा मात्रा में बढ़ाया नहीं जा सकता। बल्कि बढ़ते हुए शहरीकरण एवं अवसंरचनात्मक विकास के चलते, बल्कि बढ़ते हुए शहरीकरण एवं अवसंरचनात्मक विकास, बढ़ते हुए शहरीकरण एवं अवसंरचनात्मक विकास के चलते कृषि योग्य भूमि का आकार सिकुड़ता जा रहा है। अवसंरचनात्मक विकास के चलते कृषि योग्य भूमि का आकार सिकुड़ता जा रहा है। कृषि योग्य भूमि का आकार सिकुड़ता जा रहा है। इससे कृषि पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ती जा रही है। इससे कृषि पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ती जा रही है और भारत में कृषि उत्पाद की तुलना में क्या बढ़ रहा है, जनसंख्या। कृषि उत्पाद उतना नहीं बढ़ रहा है जैसे जितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कृषि पर जो निर्भरता है या जो उत्पाद है उसको सुरक्षित संरक्षित करना आवश्यक है। नोट करा दे या समझ जाएंगे, रहने दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग कर लीजिएगा, बदलती उपभोग प्रवृत्तियां, बदलती उपभोग प्रवृत्तियां। बदलती उपभोग प्रवृत्तियां, बात समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा ना कि जैसे जैसे हम अमीर हो रहे हैं हमारे खाने की जो पद्धति है या जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है। पहले गाँव में जब तक इतनी अच्छी स्थिति लोगों की नहीं थी तो सब्जी के साथ वो रोटी और चावल भी खा लेते थे या दाल से भी वो चावल रोटी खा लेते थे और कभी कभी तो चटनी से भी चावल रोटी को खा लिया करते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है वैसे वैसे लोगों का उपभोग की प्रवृत्ति क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब उन्हें दाल चावल के साथ 2-3 वैरायटी की सब्जियां, सलाद, पापड़, चिप्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जितना जिसका लिविंग स्टैंडर्ड उतने ही ज़्यादा उसकी उपभोग की प्रवृत्ति अजीब हो जा रही है। तो इसकी वजह से भी खाद्यान्न सुरक्षा जरूरी है, नहीं तो लोगों की ये जो प्रवृत्तियाँ हैं इसको कैसे पूरा किया जाएगा, या ऐसी प्रवृत्ति की वजह से भी खाद्यान्न बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और अगर खाद्यान्न सिक्योरिटी नहीं की जाएगी तो फिर सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन। अगली समस्या जो है जलवायु परिवर्तन। ये तो आपने मानने में पढ़ा होगा, सबसे बड़ी समस्या इस समय जलवायु परिवर्तन का है। और जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब जलवायु परिवर्तन होता है तो आप देखते हैं हमारा मानसून भी इतना नियमित नहीं रहता। कभी अच्छी बारिश होगी, कभी बारिश नहीं होगी, कहीं पर चक्रवात आएगा, कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं महामारी की समस्या भी होगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब जलवायु परिवर्तन होता है। और चूंकि हम उष्णकटिबंधीय देश है ना, हमारी जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय है और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो कौन से कंट्रीज होंगे, उष्णकटिबंधीय कंट्रीज होंगी। और भारत की स्थिति देखिए 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है तो तटीय इलाके भी डूबेंगे, चक्रवात की चपेटों में भी बहुत ज़्यादा आएंगे, लैंड वैसे भी घटेगा
और बहुत सारी समस्याएं हमें होंगी। और आप देख रहे हैं कृषि योग्य भूमि तो हर तरह सिमट रहा है, हर जगह मकान बन रहे हैं, हर जगह शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे अवसंरचनात्मक विकास जैसे फैक्ट्री बनना, रोड बनना और बहुत सारे रेलवे लाइंस का विकास, बहुत इस तरह के बहुत सारे हम निर्माण कार्य कर रहे हैं और ये निर्माण कार्य रुक नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जो लिमिटेड कृषि योग्य भूमि है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। बाकी सब चीज बढ़ रही है, घट क्या रहा है, कृषि योग्य लैंड। और ये जो आपका समस्या है, ये तो सबसे विकट समस्या हो गई है जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से अब उत्पादन उतना अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तो दिन प्रतिदिन जारी है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तभी इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण हो पाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से उत्पादन प्रभावित तो होने वाला है भविष्य में, और जनसंख्या तो रुकने वाली नहीं, वो तो बढ़ ही रही है। ठीक ना, तो ये समझ में आ गया या नोट कराना पड़ेगा? आगे बढ़िए समझ में। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन से समुद्रों का जो वाटर है ना वो गर्म हो रहा है, जो मछली वगैरह का जो प्रजनन है वो घट रहा है। अब उतना जो हम समुद्रों से उत्पाद प्राप्त कर लेते थे, नदियों से प्राप्त कर लेते थे, ऐसे बहुत जगह से वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो कम होंगे। पेड़ों का जो होगा उत्पाद वो भी घटेगा, अनाजों का उत्पादन भी घटेगा, तो निश्चित ही समस्या होने वाली है। अगला हेडिंग कीजिएगा, जल का अभाव। जल का अभाव छठी समस्या है आपका, जल का अभाव। ये तो आप सभी को पता होगा कि आपके पास जो दुनिया में वाटर है उसमें 97% से ज्यादा कैसा पानी है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है वो। और जो पीने योग्य पानी है वो दो जो आपका है ग्लेशियर वो 2% से भी कम है, 2% से कम है। उसमें से भी ऐसे ऐसे जगहों पे है जिस वजह से ग्लेशियर के रूप में है, सबसे ज्यादा ग्लेशियर के रूप में, और वो भी पिघल के कहाँ जा रहे हैं, समुद्रों में जा रहे हैं। नदियाँ सूख ही रही हैं, तालाब खत्म ही हो रहे हैं, झील भी सिकुड़ ही रहे हैं, भूमि के अंदर जो जल है उसकी मात्रा भी घट ही रही है दिन प्रतिदिन। इन्वायरमेंट में जो नमी वो भी घटेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो गर्म होगा, तो उसमें क्या होगा, नमी खत्म होगा, शुष्कता आएगी। तो जो मीठे पानी के सोर्सेज हैं वो बहुत कम है, इसकी वजह से भी क्या होगा, समस्या होगी। अगर हम अपनी ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल के ऐसे पानी भी नहीं रहेगा, तो आप उत्पादन कैसे करेंगे, अनाजों को कैसे। आप ही देखेंगे गर्मियों में जब बारिश नहीं होता, कभी कभी सूखे की स्थिति ज़्यादा होती है, वाटर लेवल घट जाता है, तो ऐसे में जो पानी निकाला जाता है ना मोटर करके, उस पर रोक लगा दी जाती है सरकार के द्वारा। इसमें कुछ पॉइंट है, नोट कीजिएगा, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, नोट कीजिएगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के एक अध्ययन के अनुसार आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की आधी जनसंख्या को, वर्ष 2050 तक विश्व की आधी जनसंख्या को पीने योग्य स्वच्छ पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। पीने योग्य स्वच्छ पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। पानी की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन भी अत्यधिक प्रभावित होगा। पानी की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन भी अत्यधिक प्रभावित होगा। पानी की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन भी अत्यधिक प्रभावित होगा एवं खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी एक समस्या बनकर उभर सकता है। एवं खाद्य सुरक्षा की समस्या खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी एक समस्या बनकर उभर सकता है। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी एक समस्या बनकर उभर सकता है।
छोटा आकार। भारत में कृषि जूतों का छोटा आकार। ये समस्या तो आप लोगों ने पढ़ा, ये हमारे यहाँ की कृषि का स्वरूप भी है और कृषि की समस्या। इससे उत्पादन प्रभावित होता है, ये आप समझ चुके हैं कि बिखरे हुए छोटी छोटी जूते जब रहती है तो हर जगह ना हम आधुनिक कागजों का उपयोग कर सकते हैं, ना तो देखभाल कर पाते हैं, ना तो हम समय से सिंचाई कर पाते हैं और ना ही उत्पादन हम उतना बढ़िया कर पाते हैं जितना हमें बड़े जूतों से मिलता है। तो अगर छोटे छोटे जूते हैं तो निश्चित ही उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा तो आपका खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगा। तो ये भी एक समस्या है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं और लास्ट है भी बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है कि नहीं? पहले की तुलना में अब बहुत बढ़ रही है। अब पहले कभी कभी चक्रवात आते थे, अब हर साल आते हैं और साल में 2-3 बार आ जाते हैं। पहले आप देखते थे इतना ज़्यादा मानसून में उतार चढ़ाव नहीं होता था, कभी बहुत लंबे समय के बाद ऐसा होता था कि बारिश ना हो और वो भी एल नीनो ला नीनो का प्रभाव भी उसमें रहता था। लेकिन अभी देखिए एक साल मानसून अच्छा रहता तो अगले साल तो निश्चित ही अच्छा नहीं रहता। बारिश का अब रेशियो भी कम हो गया है और बारिश का टाइमिंग भी कम हो गया। पहले बारिश जून से शुरू होता था और आपका अक्टूबर तक चलता था, सितंबर अक्टूबर तक थोड़ा थोड़ा होता रहता था, लेकिन अभी बारिश जा करके कहीं जुलाई में शुरू होता है और कुछ ही समय आगे कभी भी हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। पहले टाइमिंग फिक्स होता था, एक लंबे समय तक 4 महीने का बारिश का हमारा ऋतु माना जाता है। 4 महीने तक बारिश थोड़ा ज़्यादा करके बना रहता था और बारिश भी अच्छा खासा होता था, उस टाइम में बढ़िया बारिश होती थी। अभी किसी साल बारिश अच्छी हो जाती है और कभी कभी बारिश नहीं अच्छी होती है। तो समस्या हमें अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छा होता है और जल स्तर भी मेंटेन हो जाता है, लेकिन अगर बारिश अच्छा नहीं हुआ तो फसल भी प्रभावित होता है और जल स्तर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है, पानी तो निरंतर हम निकाल रहे हैं नीचे से, लेकिन नीचे जा नहीं रहा, तो समस्या होती है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही, देखिए कोरोना जैसी महामारी कभी ऐसा इतिहास में नहीं आया, या अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हम लोग ही बीमार पड़ने लगे हैं ना, अभी समस्या इम्यून सिस्टम सबका खराब, खाद्यान्नों की क्वालिटी घटना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही। तो प्राकृतिक आपदाएं भी क्या है, अभी बढ़ गई हैं और प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती है तो जन और धन दोनों को हानि पहुंचाती है। यानी कि धन में क्या, हमारी खेती भी नष्ट होती है, अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा तब भी फसल बर्बाद, अगर बारिश नहीं हुआ तब भी फसल बर्बाद, यानी कि दोनों स्थिति में क्या होती है, फसलें प्रभावित होती हैं। तो अगर हम अपने खाद्यान्नों की सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमें क्या होगा, समस्या होगा। तो आपने सारी चीज़ें देखी। अगर नेक्स्ट टाइम कोई पूछता है कि खाद्य सुरक्षा का जो मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसमें से 2-4 हेडिंग तो आपके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए कि क्यों है हमारे लिए ज़रूरी, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में ये क्यों ज़रूरी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जनसंख्या, कुपोषण, उत्पादों में अत्यधिक निर्भरता कृषि पर, कृषि के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, साथ ही बदलते उपभोग की प्रवृत्तियाँ भी हैं, जलवायु परिवर्तन, जल का अभाव, भारत में छोटी जूते और प्राकृतिक आपदाएं। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, छोटे बच्चों की तरह रटना नहीं है, दिमाग में आंखें बंद कीजिए और विचार कीजिए क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है। जब वो समझेंगे लंबे समय तक याद रहेगा और आप इसमें से इक्का दुक्का भूलेंगे लेकिन सारा आप बता सकते हैं, और रटेंगे ना तो आपको भूल जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? आप रीडिंग कीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2, सतत विकास लक्ष्य 2, सतत विकास लक्ष्य 2, सतत विकास लक्ष्य 2, लक्ष्य 2 में है आगे उसी में हेडिंग में लिखेगा भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर बनाना, इसी में आगे लिखिएगा भूखमरी। हाँ
लक्ष्य 2 है, इसमें क्या क्या है ये हेडिंग, ठीक ना। भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना एवं सतत कृषि को बढ़ावा देना। सतत कृषि को बढ़ावा देना। लेट हो रहा है क्या बेटी? ठीक है, ये बात समझ में आया? ये हेडिंग यानी कि हमारा जो सतत विकास लक्ष्य 2 है, इसमें हम क्या क्या करेंगे? भुखमरी को समाप्त करेंगे, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण को हासिल करेंगे और साथ ही कृषि को सतत करेंगे। अब इसमें नोट कीजिएगा पहला पॉइंट, 2030 तक भुखमरी समस्या समाप्त करना और सभी लोगों 2030 तक भुखमरी समस्या समाप्त करना और सभी लोगों विशेष रूप से गरीब और दयनीय स्थितियों में रह रहे दयनीय विशेष रूप से गरीब और दयनीय स्थितियों में रह रहे लोगों, गरीब और दयनीय स्थितियों में रह रहे लोगों और शिशुओं को वर्ष भर सुरक्षित पोषण, शिशुओं को वर्ष भर सुरक्षित पोषण और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट 2000 रिपीट कर रहे हैं, पोषण और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना, पोषण और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कमजोरी और विकास को 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कमजोरी और विकास को अवरुद्ध वर्ष से कम और अवरुद्ध वर्ष से कम आयु के बच्चों को अवरुद्ध वर्ष से कम आयु के बच्चों को कमजोरी और एक मिनट फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा हो गया। कमजोर और विकास को अवरुद्ध करने संबंधी वही लाइन से रिपीट हो गया, अवरुद्ध करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत, अवरुद्ध करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करना,
2025 तक प्राप्त करना। तो आ गया अभी 2025 आ गया, 2025 आ गया, लक्ष्य नहीं पूरा नहीं जरूर हो जाएगा। तो लक्ष्य रखा जाता है जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा, हद से खास ज़्यादा। करके 2024-25 तक कितना ट्रिलियन यस की अर्थव्यवस्था करने की बात करी थी मोदी जी ने, 5 ट्रिलियन 5 करी थी, लेकिन उतना बीच में कोरोना ने आकर के उसको और पीछे कर दिया, आगे जाने की बजाय वो सरकार की पीछे। नीतियाँ भी तो ऐसी। हाँ, सरकार की नीतियाँ भी वैसी हैं, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 2030 तक सतत खाद्य उत्पाद प्रणाली सुनिश्चित करना। 2030 तक सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना। और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना। और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना। कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना। जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे, जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे। जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में मदद करे, जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में मदद करे। जो मौसम परिवर्तन प्रतिकूल वातावरण, जो मौसम परिवर्तन प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो। सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने 2030 का लक्ष्य रखा है कि वो कृषि को लचीला बनाएंगे। लचीला का मतलब होता है कि जो कम बारिश में भी अपने आप को सर्वाइव कर ले और अधिक बारिश को भी बर्दाश्त करने की क्षमता हो। ऐसे बीज, ऐसे खाद्यान्न, ऐसे चीज़ों का उत्पादन करना या लगाना जिसमें सूखा सहने की भी क्षमता और बारिश, यानी किसी वर्ष अगर कम बारिश हो तो उस साल ऐसे बीज लगाए जाए जो कम पानी में भी डेवलप हो जाए। बीज होने चाहिए। हाँ, इसकी और अगर किसी वर्ष, क्योंकि पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि इस बार बारिश ज़्यादा होगा, तो ऐसे में ऐसे भी इसका उपयोग करें जो ज़्यादा बारिश को भी सहन कर सके, ताकि किसी सतत तभी रहेगा ना जब उसके अंदर लचीलापन होगा, वो हर मौसम में अपने आप को ढाल लेगा, सरवाइव कर लेगा, तभी हमारी कृषि लचीली है। और अगर नहीं सरवाइव कर पा रही तो इसका मतलब लचीली नहीं है। और अभी हमारी कृषि कैसी है? लचीली नहीं है। अभी हमारे यहाँ ऐसे बीजों का अभी उतना बढ़िया उपयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील देशों, विशेष रूप से न्यून विकसित देशों में, विकासशील देशों विशेषकर न्यून विकसित देशों में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना कृषि अनुसंधान, ग्रामीण अवसंरचना कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, ग्रामीण अवसंरचना कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास तथा
पौधों और पशुधन जीन बैंकों में, पौधों और पशुधन जीन बैंकों में वर्धित अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहित निवेश बढ़ाना। वर्धित अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहित वर्धित अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहित निवेश बढ़ाना। इस तरह के अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसमें फर्स्ट बहुत है, हेडिंग कीजिएगा कि खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एवं सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम। खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एवं सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एवं सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम। इसमें पहला हेडिंग जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। पहला हेडिंग है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत माता एवं शिशु मृत्यु दर को, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हाईलाइट कीजिएगा, माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। हाईलाइट कीजिएगा, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जून 2011 को 1 जून 2011 को गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण शिशुओं को 2011 को गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण मतलब बीमार शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तक आरंभ किया गया था। इसके तहत किया क्या गया? पहला इसका लक्ष्य क्या है?
कि गर्भवती माताएं जो हैं, जो बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर को घटाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ अभी भी जहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और घर पर ही प्रसव करवाने का प्रयास करते तो बहुत बार बच्चे या माँ की मृत्यु हो जाती है और कभी कभी दोनों की हो जाती है। तो ऐसे रेशियो को कम करने के लिए, जहाँ इतना ज़्यादा हमने विकास कर लिया है, वहाँ अगर ऐसी स्थिति आज भी है तो ये बहुत ही दुखद है। ऐसी चीज़ों को कम करने के लिए योजना लाया गया था, जिसके तहत महिलाओं को और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फ्री में सरकार के द्वारा यातायात सुविधा, दवाई की सुविधा, खाद्यान्न की सुविधा, ये सारी चीज़ें दी जा रही है सरकार के द्वारा, जहाँ पे फ्री में उनको सरकारी जो होता है एम्बुलेंस या जो भी कहते हैं उससे ले जाएगा हॉस्पिटल और उनका ऑपरेशन के द्वारा या नॉर्मल जैसे भी डिलीवरी हो वो होगा। साथ ही उनकी फ्री दवाइयाँ होंगी, उनको खाने पीने की फ्री सुविधा होगी। अगर बच्चे को कोई समस्या होती है, जैसे आजकल समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जन्म के बाद बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है जिससे उन्हें आप देखो कि जार में रखना होता है या इस तरह की समस्या होती है। तो 30 दिनों तक अगर बेबी को कोई समस्या है तो फ्री में कोई भी इलाज अगर होता है तो वो भी 30 दिनों तक फ्री इलाज होगा इस योजना के तहत। यहाँ तक कि अगर महिला को ऑपरेशन के दरमियान या किसी भी समय ब्लड वगैरह की कमी होती है तो ब्लड भी फ्री में दिया जाएगा इस योजना में। अगर पता है तो इस योजना का लाभ वो लोग ले सकते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। सरकार के द्वारा उनको फ्री यातायात सुविधा घर आने मतलब घर से आने और घर पहुंचाने तक, साथ ही खाद्यान्न की उपलब्धता और दवाओं की उपलब्धता और बच्चे को और माँ दोनों को मतलब फ्री में सारी सुविधाएं, ब्लड भी फ्री में ही दिया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और अगर बच्चा बीमार है तो 30 दिनों तक सरकारी खर्चे पर उसका इलाज होगा। कौन सी योजना के तहत? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या ये फैक्ट लिखवाना पड़ेगा आप लोगों को जो मैंने अभी बताया? ठीक है, समझ लेंगे ना, कॉमन सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम नोट कीजिएगा। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को, भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की शुरुआत की गई थी। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एकीकृत बाल विकास की शुरुआत की। इसे पहला पॉइंट लिखिएगा, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना। मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना। नेक्स्ट, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय करना। नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना।
प्रभावी समन्वय प्राप्त करना। इसके अंतर्गत जो सेवाएं दी जा रही हैं वो लिखिएगा कि क्या क्या सेवाएं इसके अंतर्गत दी जा रही हैं। सेवाओं में ये जो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है इसके तहत जो दिया जा रहा है सेवाएं, पहला है पूरक पोषण। पूरक पोषण मतलब होता है जो मूलभूत पोषण होता है, पूरक पोषण। दूसरा है उसी में आगे प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब इम्यून सिस्टम, टीकाकरण। नेक्स्ट स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच। नेक्स्ट पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट प्री स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा। प्री स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा। स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया है वो है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न वैसे हाँ में नाम है, मध्याह्न भोजन योजना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिड डे मील। मिड डे मील। मिड डे मील, इसमें नोट कीजिएगा मिड डे मील। प्राथमिक शिक्षा को पोषण, हाँ मिड डे मील में प्राथमिक शिक्षा को पोषण युक्त सहारा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा को पोषण युक्त सहारा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम MDM मिड डे मील, राष्ट्रीय कार्यक्रम MDM की शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार द्वारा, MDM की शुरुआत 1995 में, हाईलाइट करिएगा बहुत बार पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई, हाईलाइट कीजिएगा, ये भी आया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। उद्देश्य पूछा है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, बच्चों के नियमित रूप से स्कूल आने को प्रोत्साहित करना। बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने को प्रोत्साहित करना, स्कूल आने को प्रोत्साहित करना तथा बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करना है, तथा बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करना है। और ये योजना जब आई थी तो लिमिटेड थी, लेकिन 1997-98 से इसको क्या कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया। 97-98 से पूरी इंडिया के हर ब्लॉक में मिड डे मील लागू हो गया था। नेक्स्ट अंत्योदय अन्न योजना, अगला जो कार्यक्रम लेके आई सरकार वो है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना, इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय
प्रतिकर्ष सर्वेक्षण कार्यालय ब्रैकेट में NSSO, ब्रैकेट में NSSO, राष्ट्रीय प्रतिकर्ष सर्वेक्षण कार्यालय ब्रैकेट में NSSO ब्रैकेट बंद के अनुसार देश की 5% जनसंख्या, देश की 5% जनसंख्या 2 वक्त के भोजन के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। देश की 5% जनसंख्या 2 वक्त के भोजन के अभाव में जीने को मजबूर है। भारत सरकार द्वारा इसी सबसे गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा इसी सबसे गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर 2000 को सितंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। आपने कल पढ़ा था कि एक आपका BPL कार्ड धारक होते यानी कि बिलो पावर्टी यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको तो टारगेटेड, कल आपने पढ़ा था ना, लक्षित सब्सिडी के तहत कवर किया जाता है। उनसे भी जो गरीब, ऐसे 1 करोड़ परिवारों की पहचान की गई जो गरीबी लाइन से भी गरीब मतलब नीचे हैं, इन्हें कहा गया अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि सबसे लास्ट के जो व्यक्ति जो सबसे गरीब हैं उनके उत्थान के लिए 2000 में लाया गया ये स्कीम, जिसके तहत उन्हें हर महीने 25 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। इसे 2002 में 35 किलोग्राम कर दिया गया। 2002 से अब ऐसे लोगों को 35 किलोग्राम हर महीने अनाज बिल्कुल मिनिमम रेट पे सरकार के द्वारा दिया जाता है। यही है अंत्योदय अन्न योजना। अब क्या लिखवाना पड़ेगा या समझ गए? इसलिए क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना अन्नपूर्णा योजना देखिए, ये भी क्या है, जो 65 वर्ष के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को जब वो काम करने लायक नहीं रह जाते तो उनको घरों में लोग बड़े मतलब हे दृष्टि से देखते हैं या उनके भरण पोषण में लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे लोगों के लिए अलग से सरकार के द्वारा योजना लाई गई ताकि उनको अलग से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। तो उनके लिए क्या आया था? अन्नपूर्णा योजना। ठीक ना, इतना समझिएगा कि 65 वर्ष से अधिक वृद्ध जनों के पोषण के लिए सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी, क्योंकि जब व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रह जाता तो लोग उसको ध्यान नहीं देते स्वास्थ्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये अलग है या इसे भी रख सकते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसमें नोट कीजिएगा, भारत सरकार ने 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिसूचित कर दिया। और इसका लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है हमारी सरकार की?
कि लोगों को पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। हमारी सरकार का क्या कर्तव्य है? नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं ना, अवधारणा व्यक्त करते हैं। तो इसके तहत लोगों को सही भोजन और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये योजना लाया गया था। इसमें एक पॉइंट लिखेगा, उद्देश्य गरिमा में जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर, गरिमा में जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा, वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए, अच्छी गुणवत्ता की पर्याप्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। अब इसमें हेडिंग लीजिएगा विशेषताएं। क्या विशेषता है इसकी? ये क्वेश्चन आया है। विशेषताएं, पहला पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सहायता प्राप्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सहायता प्राप्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए, राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को, 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है। कवर करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्राप्त व्यक्ति को, और तेज बोली मैं, और तेज बोली, और फास्ट बोले। इसके अंतर्गत चावल 3 रुपया केजी, गेहूं 2 रुपए केजी, इसके अंतर्गत चावल 2 रुपए केजी, चावल 3 रुपए केजी, गेहूं 2 रुपए केजी व मोटे अनाज 1 रुपए केजी की दर से, मोटे अनाज 1 रुपए केजी के दर से प्रति माह देने का प्रावधान, 1 रुपए केजी के दर से प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पात्र परिवारों की पहचान करना। इसके तहत विशेषता है पात्र परिवारों की पहचान करना तथा उनको राशन कार्ड जारी करना। पात्र परिवारों की पहचान करना तथा उन्हें राशन कार्ड जारी करना। राज्य सरकारों के अधीन है, राज्य सरकारों के अधीन है। हाईलाइट कीजिएगा, राशन कार्ड पर 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को, राशन कार्ड पर 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुखिया के तौर पर नामित करने, मुखिया के तौर पर नामित करने एवं
ऐसा नहीं होने पर मुखिया के तौर पर नामित करने एवं ऐसा नहीं होने पर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को एवं ऐसा नहीं होने पर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नामित करने का प्रावधान है। नामित करने का प्रावधान है। यानी इसके तहत जो खाद्यान्न दिया जाएगा उसमें घर का जो मुखिया माना जाएगा वो महिला को माना जाएगा, चाहे वो 18 वर्ष की हो या 18 वर्ष से अधिक। अगर कोई महिला बाई चांस किसी घर में महिला है ही नहीं, 18 वर्ष की या उससे अधिक उम्र की, तो उस घर का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसी को इस मुखिया मान के राशन कार्ड उसके नाम जारी किया जाएगा, अधिनियम 2013 के तहत। केवल कागजों में रहता है। बस छोड़ दें क्या? यस मैम। सबको लेट हो रहा है ना? रेडी कर लीजिए। विश्व व्यापार संगठन और खाद्य सुरक्षा। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, बस एक हेडिंग बचा है। विश्व व्यापार संगठन और खाद्य सुरक्षा। आज काफी समय हो गया, कल समय से हो गया। कर सकते हैं फिर कल नया चैप्टर